मेरा नाम अनिका है। मेरा पति बहुत ही प्यार करने वाला था। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती थी कि मैं एक ऐसे पति की पत्नी हूँ जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। शायद उसके अलावा मुझे कोई इतना प्यार नहीं करता था। मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर और एक जवान ननद थी। मेरे पति से बड़े 2 भाई भी थे। वह दोनों ही अपनी फैमिली के साथ दूसरे घर में रहते थे और मेरी ननद तो घर पर कभी कभी जाती थी। वह ज़्यादातर हॉस्टल में ही रहती थी। इस घर में अब हम सिर्फ 4 लोग ही रहते थे। मेरा पति मुझे अपने माता पिता से बात नहीं करने देता था। हालांकि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी और ससुर भी, और दोनों ही मुझे बहुत प्यार करते थे। इतनी अच्छी ससुराल मिलना और इतना अच्छा पति मिलना एक लड़की के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। मैं जब भी अपने सास ससुर से बात करती तो मेरा पति मुझे उससे बात करने के लिए मना कर देता था और ख़ुद भी अपने माता पिता से ज़्यादा बात नहीं करता था। वह मुझे घर में बिल्कुल भी तैयार नहीं होने देता था। वह ना तो मुझे अपने अच्छे और नए कपड़े पहनने दिया करता था और ना ही मुझे बिल्कुल भी मेकअप करने दिया करता था। उसका कहना था कि तुम खुद को पूरी तरह से ढक कर रखा करो और घर में कोई भी रिश्तेदार आए उसके सामने आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे माता पिता से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। मैं उसकी इस बातों पर बड़ी ही हैरान हो जाती थी कि मैंने ऐसा आदमी पहली बार देखा था जो खुद अपनी पत्नी से मना करता हो वह उसके माता पिता से बात ना करे। मेरी सास इतनी अच्छी और संस्कारी औरत थी। वह मुझे हर बार अपने साथ मंदिर ले जाने के लिए कहती थी। मैं भी चाहती थी कि मैं अपनी सास के साथ कहीं बाहर जाऊं, क्योंकि वह मेरी मान सम्मान थी। लेकिन मेरे पति ने मुझे सख्त मना किया हुआ था कि माँ के साथ तुम्हें घर से बाहर कहीं भी नहीं जाना है। एक दिन मैं अपने पति के लाख मना करने के बावजूद भी अपनी सास के साथ बाहर चली गई। लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर के बजाय एक ऐसी जगह पर लेकर चली गई जहाँ जाने के बाद मेरे होश उड़ गए थे और मुझे अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हो रहा था, क्योंकि मेरी सास तो मैं गांव की एक सीधी सादी और भोली भाली लड़की थी। मेरे परिवार वाले कहते थे कि हमारी बेटी बहुत ही सीधी है। मैं सच में बहुत सीधी थी। मैं कुछ नहीं जानती थी। कहते हैं ना कि इंसान जिस माहौल में रहता है उस माहौल के जैसा खुद को बना लेता है। जिस गांव में रहती थी वहाँ के सारे ही लोग बहुत सिंपल और सीधे थे, क्योंकि हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था और हमारे छोटे से गांव की आबादी सिर्फ 5000 लोगों की थी। हम लोग मामूली से लोग थे, लेकिन हमारा गांव बहुत खूबसूरत था। हम गांव के लोगों ने ही उसे खूबसूरत बनाया हुआ था। एक दिन हमारे गांव में कुछ लोग हमारे गांव के सरपंच जी के यहाँ मेहमान बनकर आए हुए थे। वह लोग शहर से आए हुए थे। पूरे गांव में उन लोगों की बहुत चर्चा हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि मेरी तो 2 बहनें और थी, वह भी बहुत खूबसूरत थी। पर सब कहते थे कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो हमारी अनिका बेटी ही है। मेरे 2 भाई थे और दोनों ही पिताजी के साथ खेती बाड़ी किया करते थे। हमारे गांव में ज़्यादातर खेती बाड़ी का ही काम होता था। गांव में सरपंच जी के यहाँ जो मेहमान आए थे वह हमारे गांव के सरपंच के यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आए थे और इसी तरह वह हमारे गांव में भी जगह जगह टहल रहे थे। शहर के लोग हमारे गांव की खूबसूरती देख रहे थे। उनको हमारा गांव बहुत पसंद आया था और 4 लोग थे, क्योंकि गांव के सरपंच जी का एक बेटा शहर में पढ़ाई करता था और वह चारों लड़के उसके दोस्त थे। उनमें से एक लड़का था रोहित, जिसने मुझे गांव के बगीचे में टहलते हुए देख लिया था। मैं वहां पर अपनी सहेलियों के साथ थी और झूला झूल रही थी। मेरी उम्र 21 साल थी
जबकि रोहित की उम्र 27 साल थी। हम गांव की लड़कियां इन लोगों के बारे में बातें कर रहे थे कि वह शहर के लड़के हमारे गांव में आखिर क्या करने आए हैं। फिर मुझे एक सहेली ने बताया कि वह सरपंच के बेटे के दोस्त हैं और यहाँ पर घूमने आए हैं। मैंने उनसे कहा कि यह लोग मुझे इतनी घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं। हम लड़कियों को यह बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए हम लोग बाग से अपने घर वापस आ गए थे। हमारे गांव में लड़कियां लड़कों से दोस्ती नहीं करती थी और ना ही उनसे ज़्यादा बातचीत करती थी। फिर धीरे धीरे मेरा सामना रोहित से कई बार हुआ। रोहित को न जाने मेरे अंदर क्या नज़र आता था कि वह मुझे बड़ी प्यार भरी नज़रों से देखता था। मुझे उसकी नज़रें अच्छी लगने लगी थी। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि रोहित हमारे गांव से अपने शहर वापस जा रहा है। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस हुआ था। मैं उससे मन ही मन प्यार करने लगी थी। मैं बहुत सीधी थी, लेकिन न जाने क्या मुझे वह बहुत अच्छा लगने लगा था। अगले दिन रोहित अपने शहर वापस जाने वाला था। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरे दिमाग में बार बार रोहित का ख्याल आ रहा था। मैं आज भी बगीचे में गई थी, जब रास्ते पर ही रोहित ने मुझे रोक लिया। मेरी सारी सहेलियां मेरे साथ ही थी और हमें इस तरह से देख कर वह चौंक गई। मैं अपनी सहेलियों को देख रही थी, जो रोहित की इस हरकत को देखकर बहुत घबरा गई थी। रोहित ने सारी लड़कियों के सामने मुझसे कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वह ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे जाकर पेड़ों के पीछे ले गया। वहाँ जाने के बाद मुझे कहने लगा, देखो अनीका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज मैं अपने शहर जा रहा हूँ। मैं यहाँ से अपनी मोहब्बत को अपने दिल में दबा कर नहीं लेकर जाना चाहता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने रोहित से कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम बहुत इज्जतदार लोग हैं। मेरे पिताजी मुझे जान से मार देंगे अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो। रोहित मुस्कुराया और कहने लगा, मैं यहाँ के रीति रिवाज अच्छी तरह से जानता हूँ। इतने दिनों से यहाँ पर रह रहा हूँ। इस गांव के रीति रिवाज ही जानने के लिए आया था और यहाँ रहते हुए मुझे गांव के हर इंसान के बारे में खबर हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ ही मुझे तुमसे भी प्यार हो गया है। तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। वहाँ शहर में मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। मेरी एक बहन भी है। वह सब लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। रोहित की बात सुनकर मैं घबरा गई थी। वह मुझे भागने के लिए कह रहा था। मैं ऐसे अपने माता पिता की इज्जत को रौंद कर नहीं जा सकती थी। अचानक आज ही उसने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और आज ही वह मुझे अपने साथ भागने की बातें कर रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। उधर मेरी सहेलियां हम लोगों को बड़ी गौर से देख रही थी कि न जाने हम दोनों के बीच क्या बात चल रही है। मेरी यहाँ पर ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन मेरे दिल में रोहित के लिए अरमान जाग रहे थे। एक तरह से तो मैं रोहित को नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि रोहित देखने में बहुत स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था और अमीर परिवार से था। और दूसरी तरफ मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे बचपन से ही अपना प्यार दिया था, मैं उन लोगों को भी छोड़कर नहीं जा सकती थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर रोहित ने मेरी तरफ देखकर कहा, अनीका, तुम कंफ्यूज हो रही हो। तुम्हारे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो। जब शादी करने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे तो तुम्हारे पेरेंट्स खुशी खुशी मान जाएंगे। शादी करने के बाद कोई भी माता पिता अपने बच्चों से नाराज़ नहीं रहते और फिर नाराज़गी भी कुछ ही दिनों की होती है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। रोहित की बात मेरे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अभी और इसी टाइम रोहित के साथ चलती हूँ। बाद में तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। मैं बहुत सीधी थी। मैं अपनी सहेलियों की नज़र से बचकर
पेड़ों के पीछे से ही रोहित के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर शहर भाग आई थी। रोहित के बाकी के दोस्त पहले ही जा चुके थे। जब गांव में यह खबर फैल गई तो वहां के लोगों का और मेरे माता पिता का क्या रिएक्शन हुआ था। रोहित के दोस्तों ने उसे बता दिया था कि गांव वाले जान गए हैं, मैं सरपंच जी के बेटे के दोस्त के साथ शहर भाग आई हूँ। लेकिन हमारे गांव से कोई भी लड़की अगर भाग जाती थी तो वह दोबारा गांव में कदम नहीं रख सकती थी। इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन वह लोग मुझसे बहुत नाराज़ हुए थे। उन लोगों ने मुझसे सारे संबंध खत्म करने का फैसला कर लिया था। ऐसा करने पर मेरा दिल तो बहुत दुखा था, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को शहर में जाकर शुरू करना चाहती थी। रोहित के पेरेंट्स ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। उन लोगों को मैं बहुत पसंद आई थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उन लोगों ने रोहित से कुछ नहीं कहा था और खुशी खुशी मेरी उसके साथ शादी करवा कर मुझे अपने घर की बहू बना लिया था। लेकिन मैंने नोटिस किया था कि रोहित के पेरेंट्स बहुत अच्छे थे। रोहित से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। उसकी एक जवान बहन भी थी, वह हॉस्टल में रहती थी। रोहित मेरे सास ससुर में से किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उसकी बहन से भी उसे मैंने कॉल पर बातें करते हुए नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि वह उससे नाराज़ है। नाराज़ तो उसके पेरेंट्स को होना चाहिए था। फिलहाल मेरी ज़िंदगी ससुराल में बहुत अच्छी गुजर रही थी। रोहित मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे यहाँ पर आए हुए एक हफ्ता गुजरा था। रोहित मुझे अभी तक कहीं पर लेकर ही नहीं गए थे। एक दिन मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी, कल हमारे रिश्तेदार के यहाँ शादी है, कल तुम तैयार होना, हम सब लोग वहाँ पर शादी में जाएंगे। मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मेरी सास ने मुझे मुंह दिखाई में बहुत सारी ज्वेलरी गिफ्ट की थी। अभी तक मैंने उनको पहना नहीं था। मैं खुश हो रही थी कि कल जब हम लोग शादी में जाएंगे तब मैं यह सब पहन लूँगी। मैं जानती थी कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगूँ, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं भी अपने मुंह दिखाई पर दी जाने वाली साड़ी, ज्वेलरी और मेरे पति ने जो मुझे शादी की पहली रात डायमंड की अंगूठी गिफ्ट की थी, वह सब कुछ पहन कर जाऊँगी। सब लोग मुझे देखते ही रह जाएंगे। शादी में किसी के पास भी इतनी अच्छी और महंगी ज्वेलरी नहीं होगी। वहाँ पर तो मेरी खूब तारीफ होगी। फिर अगला दिन भी आ गया। तैयार होने के बाद मैं जैसे ही वह ज्वेलरी पहनने लगी तो उसी टाइम मेरा पति कमरे में आ गया था और देखते ही हैरान होकर चिल्लाने लगा, कहने लगा कि तुम ये क्या कर रही हो अनिका, यह सब तुमने क्यों पहन रखा है? उतारो जल्दी से इस सब को। मेरा पति बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर तो मैं हैरान रह गई थी कि इसमें से भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने ज्वेलरी ही तो पहनी थी, कोई गलती तो नहीं की थी। तो मेरा पति अचानक इतने गुस्से में क्यों हो गया था? मैंने अपने पति से कहा, आखिर इतना गुस्सा होने की भी क्या बात है? मेरे पति एकदम नरम हो गए थे और कहने लगे, तुम्हें पता तो है कि आजकल के हालात कैसे हैं। तुम कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन कर चली जाओ। मैंने अपने पति को मासूम नज़रों से देखा और कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हो? आज हमें शादी में जाना है, वहाँ पर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन कर जाऊँगी तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, जबकि सबको पता है कि मेरी शादी कितने अमीर आदमी से हुई है। रोहित कहने लगा, तुम समझ नहीं रही हो, मैं नहीं चाहता कि कोई यह ज्वेलरी देखे, क्योंकि यह बहुत महंगी है और किसी की भी नीयत पर इन पर खराब हो सकती है। तुम मेरी बात मानो, यह ज्वेलरी पहन कर मत जाओ। अपने पति की बात किसी भी हाल में नहीं मानना चाहती थी।
मगर उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे हाथ से वह ज्वेलरी छीन ली और कहने लगे, तुम्हें ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक़ है तो घर में पहनो। मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात याद रखो, जब भी तुम घर से बाहर निकलोगी तो तुम कभी भी किसी भी फंक्शन या किसी मौके पर भी इन ज्वेलरी को नहीं पहनोगी। यह मैं तुम्हें पहली बार और आखिरी बार समझा रहा हूँ। मेरा पति यह कहकर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि मैं तो उलझन का शिकार हो रही थी कि आखिर रोहित ऐसा क्यों कह रहे हैं। वह कहीं कंजूस तो नहीं? वैसे तो वह काफ़ी अमीर हैं और हर दिन मुझे सोने या हीरे की कोई ना कोई चीज़ देते रहते हैं। मेरी शादी को भले ही अभी 1 हफ्ता हुआ था, लेकिन इस 1 हफ्ते में मेरे पति ने मुझे काफ़ी सारे जेवरात दे दिए थे, जबकि मेरी सास ने मुझे अपने ख़ानदानी जेवर दिए थे। जब दूसरों को दिखाने की बात और अपना स्टेटस शो करने की बात होती तो मेरा पति मुझे मना कर दिया करता था। हालांकि मैंने कई बार कहा कि मुझे कहीं जाने पर तो यह सब कुछ पहनने दिया करो, लेकिन वह नहीं मानता था। कहता था कि यह सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए हैं और यह सिर्फ तुम घर में ही पहनोगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि वह ऐसा क्यों कहते हैं। मेरी नई नई शादी थी और मैं अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने उनके कहने में आकर शादी की थी। वह एक अच्छा इंसान था। उसने कहा था कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं तो उसको पूरी तरह से नहीं जानती थी और ना ही उसके माता पिता को जानती थी या उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा था। मैंने तो कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की थी। बस उस दिन उसकी बातों में आकर मैं अपने गांव से भाग आई थी, लेकिन मुझे भी वह पसंद था। सबसे बड़ी खूबी उसके अंदर ही थी कि वह एक अमीर इंसान था जो मेरे सारे सपने पूरे कर सकता है। और फिर उसने मुझे खुद ही पसंद किया था। इसलिए तो मैं अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे शादी की थी और मेरी शादी को लगभग 20 दिन हो गए थे। हमारे गांव में अब जब अमीर लड़के घूमने के लिए आते थे तब मैं उनको देखकर यही सोचती थी कि इनमें से ही कोई एक अमीर लड़का हो जो मुझे भी पसंद कर ले और मुझसे शादी कर ले, क्योंकि हमारे गांव में सारे ही साधारण और गरीब लोग रहते थे जो अपनी इस गरीबी भरी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। लेकिन मैं शहर के लोगों को देखकर बहुत खुश होती थी और यही सोचती थी कि शहर के लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। इसलिए मेरी हमेशा से ही चाहत थी कि मेरी शादी भी शहर के ही किसी अमीर और हैंडसम लड़के के साथ हो। भगवान ने शायद मेरी इस प्रार्थना को जल्दी ही कबूल कर लिया था, लेकिन मुझे आज भी अपने माता पिता की बहुत याद आती है। उनमें से किसी ने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की कि मैं भी उनसे बात करती तो किस मुंह से करती, क्योंकि मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था। मैंने अपने माता पिता का दिल दुखाया था, पर मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। गांव से शहर आते समय मेरा दिल धड़क रहा था और मैं रास्ते में यही सोच रही थी कि क्या मैं रोहित के साथ आने का फैसला सही भी किया है या नहीं। लेकिन फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और शादी की पहली रात मुझे अपने इस फैसले पर गर्व नहीं हुआ था जब मेरे पति ने मुझे मुंह दिखाई पर डायमंड की अंगूठी दी थी और सोने का सेट दिया था। इतना महंगा गिफ्ट जो मैंने अब पहली बार देखा था। और फिर मेरे ससुराल वालों ने मुझे भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ आने के बाद मेरे तो पैर ज़मीन पर ही नहीं रहते थे। तब तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब तो मेरा पति मेरे साथ ही यह सब कर रहा था। इस बीच हम दोनों के बीच
थोड़ी बहुत नोकझोंक भी शुरू हो गई थी। वह सिर्फ इस वजह से कि मैं उसके दिए हुए जेवर को कहीं पहन कर ना जाऊं, और उन्होंने मुझे इस बात से साफ इनकार कर दिया था। मैं खुद को ठंडे दिमाग से समझाया कि मुझे उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए और जो भी बात थी सुकून से सुननी चाहिए थी। यही मेरे लिए बेहतर होगा। इसलिए मैंने उनसे लड़ाई करना ठीक नहीं समझा। उस दिन तो मैं शादी में नहीं गई थी, लेकिन आज हमें कहीं दूसरी जगह से इनविटेशन आया हुआ था। आज भी मेरी अपने पति से इसी बात पर बहस हुई थी, पर मैं खुद को जैसे तैसे समझा लिया था और फिर हम दोनों पति पत्नी शादी में चले गए थे। यह दिन तो अच्छे से गुजर गया था और मैंने इस बात पर बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया था, क्योंकि मैं हरगिज़ भी अपने पति के साथ झगड़ा करके अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहती थी। बड़ा सा घर था, गाड़ी थी और जो मैं अपने पति से मांगती हूँ वह सब कुछ मुझे मिल जाता था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर से वही मैटर हो गया था। थोड़े दिनों के बाद मैं मार्केट जाने के लिए तैयार होने लगी तो मैंने सोचा कि अपनी कानों में सिंपल से गोल्डन के ईयरिंग पहन लेती हूँ। मैंने तो पहले से एक अच्छी सी साड़ी निकाली और उसके बाद साथ अच्छा सा मेकअप करके अच्छी तरह से तैयार होकर घर से बाहर निकलने लगी। तभी अचानक मेरा पति घर के अंदर आ गया और मुझसे कहने लगा कि तुम इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो, और तुमने ये गोल्डन के ईयरिंग क्यों पहने हुए हैं। मैंने अपने पति से कहा, यह तो सिंपल से ही ईयरिंग है, इनको पहनने में भी क्या प्रॉब्लम है। मेरा पति कहने लगा, मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हें जो कुछ भी पहनना है आर्टिफिशियल पहनना है। गोल्ड या डायमंड की कोई भी चीज़ पहनकर घर से बाहर नहीं निकलना है। मुझे पता था कि मेरा पति कहेगा कि इस ईयरिंग को उतार कर ही रख घर से बाहर, जो मैंने उसके कहने से पहले ही ईयरिंग उतार कर उसके हाथ पर रख दिए थे। मगर मुझे हैरानी तब हुई थी जब मेरे पति ने मुझे बाजू से पकड़कर रोकते हुए कहा, तुम यह अपनी नाक में गोल्ड नथ को पहनकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकती। मैं चिल्लाकर अपने पति से पूछा कि अब इस छोटी सी सोने की नथ में क्या परेशानी है। अब तो मैंने सारे जेवर उतार दिए हैं जिनके पहनने से आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं अपनी नाक में यह छोटी सी नथ तो पहन नहीं सकती हूँ ना। मेरा पति कहने लगा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम सोने की कोई भी मामूली सी भी चीज़ पहनकर घर से बाहर नहीं निकल सकती हो। तुम घर से बाहर क्यों जा रही हो और क्या करने जा रही हो। चलो घर के अंदर जाओ। अपने पति की बात सुनकर मेरा मूड खराब हो गया था। मैं खामोशी से घर के अंदर गई थी। अब जिस तरह से दिन गुजरते रहे थे मुझे अपने पति पर गुस्सा आने लगा था। मुझे लगने लगा था कि मैं रोहित से शादी करने के बाद बहुत बड़ी गलती कर दी है। रोहित के अंदर बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छी थी, मगर जहाँ ज्वेलरी की बात आती थी वह यहाँ पर मुझसे बहस पर आ जाता था और किसी भी हाल में मुझे ज्वेलरी पहनकर घर से बाहर नहीं निकलने देता था। पता नहीं वह ऐसा क्यों करता था। मैं यही सब सोच सोच कर कंफ्यूज हो रही थी। अगर उसे ज्वेलरी से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो फिर वह मुझे हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई सोने की चीज़ क्यों ला कर देता था। मेरे पास काफ़ी सारी ज्वेलरी इकट्ठी हो गई थी। मेरा पति मुझे और दूसरे तीसरे दिन सोने का नया सेट या कोई अंगूठी लाकर दिया करता था, पर उनको पहनने की परमिशन नहीं देता था।
मुझे इस बात पर गुस्सा आता था कि वह मुझे जब यह सब कुछ पहनने नहीं देता तो फिर लाकर ही क्यों देता है। मैं जब अपने पति से इस बारे में बात करने के लिए बहस करती तो वह कहते कि अगर तुम इस सब को पहनकर बाहर गई तो तुम नहीं जानती कि तुम्हें कितना बड़ा खतरा हो सकता है और यह मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें भी खुलकर कुछ नहीं बता सकता। मुझे लगा मेरे पति को शहर में होने वाली वारदातों का डर है, क्योंकि मैंने सुना था कि शहर में चोरियां बहुत होती हैं, लेकिन कोई दिन दहाड़े तो हमें लूट कर नहीं ले जा सकता। को अगर चोरी करनी होगी तो वह हमारे घर से भी आकर हमारी ज्वेलरी चोरी कर लेगा। ज़रूरी तो नहीं था मैं जब ज्वेलरी घर से पहनकर निकलती तभी वह चोरी होनी थी। मेरा पति घर में अपने माता पिता से भी कोई बातचीत नहीं करता था। मैंने कई बार इस बारे में अपनी सास से पूछने की भी कोशिश की, पर वह मुझे किसी न किसी नई बात में उलझाकर मेरे दिमाग से इस सवाल को निकाल दिया करती थी। मेरी बाहर पढ़ने वाली ननद बहुत अच्छी थी। वह मुझसे कॉल पर बातें करती थी, मेरे हालचाल के बारे में पूछती थी। एक बार मैंने उसे इस सब के बारे में बता दिया था तो वह भी थोड़ी कंफ्यूज हुई थी, लेकिन उसने मुझे बताया था कि भैया मुझसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते। हालांकि मैं उनकी इकलौती बहन हूँ, पर भैया की बिहेवियर को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। आप बहुत लकी हो जिसको भैया ने पसंद किया। मेरे भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वह आपको सोने के जेवरात पहनकर घर से क्यों नहीं निकलने देते, इस बारे में तो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रही हूँ, इसलिए मुझे घर के बारे में कुछ पता नहीं है। जितनी बात मेरी मम्मी पापा से होती है उतनी ही बातें मुझे पता होती हैं, बाकी कुछ नहीं जानती। मैं अपने पति से नाराज़ हो गई थी कि भला क्या बात हुई। मेरा पति जब रात को मेरे लिए सोने की कोई नई चीज़ लेकर आता तो मैं अब उसे लेने से इनकार करने लगी थी। मैंने उसे कह दिया था मैं यह सामान नहीं ले सकती जब तक आप मुझे इसको पहनने की परमिशन नहीं दे देते। मेरे पति मेरी इस बात पर खामोश हो गए थे और उन्होंने कहा, अनीका मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस इस बात पर मजबूर हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस बात पर बहस बढ़े और हम दोनों का रिश्ता खराब हो जाए। देखो मैंने तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई से यह सारा जेवर बनवा कर दिया है, इसको तुम अपने पास संभाल कर रखो, यह मुश्किल वक्त में हमारे लिए काम आएगा। मैंने अपने पति से कहा, मेरे पास काफ़ी सारा जेवर इकट्ठा हो गया है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। और फिर आपकी मम्मी का भी काफ़ी सारा ख़ानदानी जेवर था जो उन्होंने मुझे दे दिया है। मेरा पति कहने लगा, वह उनका ख़ानदानी जेवर नहीं था, वह मैंने ही उनको अपनी मेहनत की कमाई से लाकर दिया था। उनके पास भी सोने के जेवरात ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए उन्होंने थोड़े से तुम्हें दे दिए। लेकिन मैं यह सोच रही थी कि आखिर मेरा पति ऐसा क्या काम करता है कि वह हर दिन नई सोने की चीज़ लेकर आता है। मुझे तो देता ही है, साथ ही साथ उसने अपनी माँ को भी जेवर इतना बनवा दिया हुआ है कि उनके पास रखने के लिए जगह नहीं है और वह झूठ बोलकर यह सब कुछ मुझे दे रही है। मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। मैंने इस बारे में अपने पति से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, तुम्हें इस बात से क्या मतलब कि मैं क्या काम करता हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने कहा, मैं तो आप पर बहुत भरोसा करती हूँ, तभी तो आपके साथ यहाँ पर आ गई हूँ। मेरे पति ने कहा, बस इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारती रहो। मैं अपने पति से नाराज़ थी,
उन्होंने बातों ही बातों में मुझे मनाने के लिए मुझे बहुत सारी नई साड़ियाँ गिफ्ट की थी, जिनको देखकर मैं खुश हो गई थी। मेरी ससुराल का घर बहुत बड़ा था, बल्कि पूरा बंगला था। इस घर में हर फैसिलिटी मौजूद थी। मेरे पति ने मुझे एक सोने का सेट दिया और कहने लगे, मैं तुम्हें हमेशा रानी बनाकर रखूँगा। तुम जब भी घर से बाहर जाओगी, तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। मुझे अपने पति की इस चर्चा की कुछ भी समझ नहीं आई थी कि आखिर इसके पीछे का उनका क्या मतलब है। उन्हें किसी से प्रॉब्लम थी या किसी से डर था, यह तो मैं नहीं समझ पाई थी। पता नहीं वह इस तरह की बातें क्यों कर रहे थे और मेरे सामने ऐसी अजीबोगरीब शर्त क्यों रख रहे थे। मैंने सोचा कि मैं अपने पति की आदत के बारे में अपनी सास के दोबारा से बात करूंगी और अब की बार मैंने ठान लिया था कि वह मुझे टालने की कोशिश करेंगी तो मैं उसकी बातों में कहीं आऊंगी और अपने सवाल का जवाब उनसे लेकर ही रहूंगी। मैं अपनी सास के कमरे में उनसे मिलने गई, लेकिन वह अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। मुझे नौकरानी ने बताया कि वह अपनी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई हैं और दो दिन बाद ही वापस आएंगी। उन्होंने मुझे कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा मोबाइल साइलेंट था, इसलिए वह नौकरानी से कहकर चली गई थी कि नौकरानी मुझे उनके बारे में बता दे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस बारे में किसी से पता करूं और कैसे इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालूं। ऐसे तो मैं अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। मेरे पति की यह बहुत ही अजीब हरकत थी कि वह मुझे एक चीज़ देकर मेरा मन ललचाता रहता था और फिर उसी चीज़ को मेरे मन से दूर करने की कोशिश भी करता था। अभी तो मुझे यह भी नहीं पता था कि वह रोहित आखिर क्या काम करता है। खाने को तो उसने मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी थी, मगर फिर भी मैं इस वक्त के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी, क्योंकि मुझे इस सब की वजह पता नहीं थी। एक रात मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी अचानक घबराकर मेरी आँख खुल गई, क्योंकि मेरे पति के नंबर पर 3:30 बजे अचानक किसी की कॉल आई थी। मेरे पति ने कॉल रिसीव की और धीमी आवाज़ में बात करने लगे। मेरे पति को नहीं पता था कि मैं उनकी कॉल आने पर जाग गई हूँ। मैं ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे मैं अभी भी गहरी नींद में सो रही हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे पति किसी से कह रहे थे कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज मैं नहीं आ सकता, कल किसी बड़ी जगह हाथ मारेंगे। और फिर इसके बाद मेरे पति ने न जाने 5 मिनट तक धीमी आवाज़ में क्या बात की। उसके बाद कॉल कट गई थी और मेरा पति सो गया था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे पति के पास रात के इस समय किसका फ़ोन आया था और वह इस तरह की बात क्यों कर रहे थे। मैं सो गई थी, लेकिन सुबह भी इसी बात की सोच कर परेशान हो रही थी। अगली रात फिर से अचानक रात के समय मेरी आँख खुल गई थी, लेकिन मैंने जैसे ही अपने बिस्तर पर पलट कर देखा तो मेरा पति बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद वह वॉशरूम में होंगे, लेकिन मैं तो वॉशरूम में भी नहीं थे। मेरा पति क्या करता फिर रहा था, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैं गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा पति बिस्तर पर मौजूद था और फिर दोपहर के टाइम पर उन्होंने मुझे एक सोने की चेन गिफ्ट की थी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे पति यह सोने की चेन कब लेकर आए। मैं अपने पति से
मैंने अपने पति से कहा, आपने यह गिफ्ट मुझे रात को क्यों नहीं दिया? तो वह कहने लगे, रात में तुम्हें यह देना भूल गया, इसलिए अभी रख लो और खुश हो जाओ। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे न जाने क्यों मुझे रोहित पर शक होने लगा था। इतना सोना तो किसी भी अमीर इंसान के पास नहीं होता जितना मेरे पति के पास आ रहा था। पता नहीं क्या मैटर था। और फिर एक रात को उनके इस तरह से घर से गायब होना मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी तो 2 रातें और गुजर गई थी। ना तो अब मेरे पति घर से बाहर गए थे और ना ही इन दिनों में उन्होंने मुझे कोई गिफ्ट दिया था। लेकिन एक दिन मेरे पति चोरी छुपके किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं दोपहर को आ जाऊंगा अपना हिस्सा लेने के लिए। देखो, मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना भी हिस्सा है वह अब सब मेरी पत्नी के पास इकट्ठा होता रहे और उसके बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारी चोरी एक न एक दिन सारे लोगों के सामने पकड़ी ही जाएगी। तो मैं अपनी पत्नी की नज़रों में बेइज्जती नहीं होना चाहता। यहाँ जो कुछ भी है वह सब इन लोगों का है और इन लोगों का मुंह तो मैं बड़ी मुश्किल से बंद किया है। लेकिन अगर अनीका को कुछ भी पता चल गया तो वह बहुत मुसीबत आ जाएगी। वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं गांव से बहुत बहला फुसला कर और अपनी बातों से लेकर उसे यहाँ लेकर आया हूँ। बेचारी अपने पेरेंट्स को छोड़कर मेरे साथ यहाँ पर रह रही है, लेकिन हर रोज़ मुझसे सवाल करती है। मैं उसे यह सामान गिफ्ट तो करता हूँ, लेकिन वह इस समय से किसी भी चीज़ को पहन नहीं सकती, क्योंकि उसे मैंने मना किया हुआ है। रोहित की यह सारी बातें सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि आखिर यह सब किस तरह की बातें कर रहे हैं। आखिर वह ऐसा क्या करते हैं? मुझे तो अब अपने पति पर शक नहीं बल्कि पूरा यकीन हो गया था कि मेरा पति ज़रूर कोई गलत काम कर रहा है। मैंने अब अपने पति पर नज़र रखना शुरू कर दी थी। मैं रातों को भी अपने पति पर नज़र रख रही थी, पर मेरा पति इन 2-3 दिनों में कहीं पर ही नहीं जा रहा था और मेरी सास भी अभी तक नहीं आई थी। मेरे सास ससुर वह भी मेरे सास के साथ गए हुए थे, लेकिन इन दोनों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए इतना टाइम क्यों लग रहा था? उन लोगों को आ जाना चाहिए था। एक दिन मेरे पति के पास किसी की कॉल और मेरे पति ने कहा, मैं आधे घंटे में आता हूँ। मुझे अपने पति का पीछा करने का अच्छा मौका मिल गया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं अपने पति के पीछे जाकर देखूं कि आखिर यह सब क्या मैटर है। मेरा पति घर से निकल गया तो उसके फ़ौरन 5 मिनट बाद ही मैं भी उनका पीछा करते हुए घर से निकल गई थी। लेकिन यह बात बड़ी ही अजीब थी कि इतनी सारी कार होते हुए भी मेरा पति रिक्शा करके क्यों गया था। मैं अपने पति का दूसरे रिक्शे में बैठकर पीछा करने लगी थी। मेरा पति एक अजीब सी जगह पर जाकर रुक गया था। मैं इस शहर के रास्ते को नहीं जानती थी, इसलिए मैं रिक्शा वाले पर निर्भर थी। मेरा पति रिक्शा से उतरकर गया था। मैंने अपना मुंह दुपट्टे से छुपाया हुआ था ताकि मेरा पति मुझे पहचान ना सके। मेरा पति एक छोटे से घर में चला गया था। वहाँ पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे। मैं घर के अंदर झांक कर देखा तो वह सब लोग मेरे पति के आने का ही इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने सब कुछ ऐसा किया जिसको देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उन लोगों के पास तो बहुत सारा ज्वेलर्स था। इतना सारा सोना आखिर उन लोगों के पास क्या कर रहा था?
मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन लोगों ने उसमें से थोड़ा सा सोना निकाल कर मेरे पति को दे दिया और कहा कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल चुका है, तुम जा सकते हो। मेरे पति ने कहा, पुलिस वालों को भी पैसे देने होते हैं, पुलिस वालों को पैसे तुम खिला देना, क्योंकि हर बार ही मैं पुलिस को पैसे देकर उनका मुंह बंद करवा देता हूँ और फिर अपने हिस्से में से भी मुझे ही पुलिस वालों को देना पड़ता है। उन आदमियों ने मेरे पति को कुछ समझाया और फिर मेरा पति वहाँ से बाहर निकल आया। मैं समझ गई थी कि मेरा पति क्या काम करता है। मैं खामोशी से घर को वापस आ गई। जब मेरा पति घर आया तो मैं पहले से ही इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आज मैं उसके ही मुंह से उसकी सच्चाई को जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन है और यह सब क्या करता फिर रहा है। मेरा पति जब घर आया तो मैं उसके सामने खड़ी हो गई और मैंने उससे सवाल कर दिया था। मेरा पति मुझे देखकर चौंक गया था कि मैं उसे यह किस तरह का सवाल पूछ रही हूँ। मैंने अपने पति से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम यह सोना कहाँ से लेकर आ रहे हो, इसलिए तुम्हें अब कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पति मेरे सामने शर्मिंदा हो रहा था। फिर उसने मुझे वह बात बताई जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पति ने बताया, दरअसल यह बंगला उसने सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए किराए पर लिया था और वह लोग उसके माता पिता नहीं हैं, बल्कि उसका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और जिस लड़की से मैं फ़ोन पर बातें करती थी वह मेरे पति की दोस्त है, ताकि मुझे पूरा यकीन हो जाए कि यह फैमिली रोहित की है। रोहित ने ऐसा मुझसे शादी करने के लिए किया था। रोहित के पास काफ़ी सारा सोना है, पर वह उसको बेच नहीं सकता, क्योंकि वह सारा सोना बैंक से चोरी किया गया है। उसका पूरा ग्रुप बना हुआ है। यह सब लोग बैंक में डकैती डालते हैं और वहाँ से लाकर मैं रखा हुआ सारा सोना चोरी कर लेते हैं। पुलिस अभी तक इन लोगों को पकड़ नहीं पाई है, क्योंकि यह लोग नकाबपोश चोर हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हुई है। मेरा पति और उसके ग्रुप के लोग किसी भी दिन पुलिस के हत्थे से लग जाएंगे। मेरा पति हमारे गांव के सरपंच के यहाँ गया था और जब उसने गांव में मुझे देखा तब वह मेरा दीवाना हो गया था। लेकिन वह तो पहले से ही चोर है। उसने मुझे अपनी बातों में ले लिया और मेरी खातिर उसने इस बंगले का और नकली माता पिता का अरेंजमेंट कर लिया, ताकि मैं उससे शादी कर लूं और उसके साथ यहाँ पर रहूं। यही वजह थी कि वह अपने नकली माता पिता से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। तभी तो उसके नकली पेरेंट्स ने मुझे इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया था। और जो लड़की मुझसे फ़ोन पर बातें करती थी वह उसकी बहन नहीं थी, उसकी दोस्त थी। वह दूसरे शहर में नहीं पढ़ती, बल्कि उसके ही ग्रुप की एक चोरनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है। मुझे रोहित ज्वेलर्स पहनकर घर से बाहर निकालने के लिए इसलिए मना करता था कि अगर मैं ज्वेलरी पहनकर घर से बाहर निकल गई तो कोई भी इंसान इन ज्वेलरी को पहचान सकता है और इसे मेरे पति की पकड़ हो सकती है। रोहित बहुत चालाक इंसान था। उसने मुझे शादी के 2 महीने तक बेवकूफ़ बनाया। अब उसके पास काफ़ी सारा ज्वेलरी इकट्ठा हो गया था। उसने जो अपने नकली माता पिता बने थे उसको भी उसने चोरी किया हुआ ही सामान गिफ्ट किया था, ताकि वह लोग उसकी बातों में आ जाएं और उसके माता पिता बनने की एक्टिंग करें। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह चोरी का माल है
तब उन्होंने अपना सारा ज्वेलर मुझे दे दिया और खुद यहाँ से बहाना बनाकर चले गए। उन लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह पुलिस में रोहित और उसके ग्रुप की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि रोहित बहुत खतरनाक है और उसने उन दोनों को मुंह खोलने की धमकी दी थी। इसलिए वह लोग बहाना बनाकर यहाँ से भाग गए। रोहित नहीं चाहता था कि मुझे इस सब के बारे में पता चले, लेकिन मैं अपना काम कर चुकी थी। जब मैं रोहित की सच्चाई देखकर घर वापस आई तो घर आते ही मैं सबसे पहले पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। थोड़ी ही देर बाद पुलिस पहुंचने वाली थी। रोहित ने वहां कहा था कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है और आधे से ज़्यादा झूठ उसने मुझे अपने लिए बोला था। वह मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने अपना काफ़ी सारा सोना इकट्ठा कर लिया था और वह मुझे विदेश लेकर जाना चाहता था, ताकि वह यहाँ का सोना वहाँ बेचकर मेरे साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सके और मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ खबर भी ना हो कि वह क्या करता है। लेकिन भगवान की करनी अच्छी थी कि मुझे उस पर शक हो गया था। रोहित मुझसे माफ़ी मांग रहा था कि मैं उसे माफ़ कर दूं, लेकिन मैंने उसकी खातिर अपने माता पिता को छोड़ा था और उन लोगों को बिना बताए उसके साथ यहाँ आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि रोहित इतना घटिया इंसान है। पुलिस ने रोहित को अरेस्ट कर लिया और साथ ही साथ उसके ग्रुप के सारे लोग भी अरेस्ट हो गए थे, जो बैंक में डकैती डालते थे। यह इतनी चालाक चोर थे कि उनके बारे में आज तक किसी को भी कुछ नहीं पता चल सका था। पुलिस इन लोगों को अरेस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि यह लोग बंदूक की नोक पर चोरी करते थे। आज तक यह सब लोग पुलिस के हवाले थे। पुलिस वालों ने मुझे इनाम देने का फैसला किया था, लेकिन मैंने किसी इनाम को नहीं लेना चाहती थी, बल्कि मैं तो इतना चाहती थी कि मेरे माता पिता मुझे माफ़ कर दें और मुझे वापस अपने पास बुला लें। मैं अपने गांव में और सिंपल ज़िंदगी में बहुत खुश थी। रोहित की हकीकत जानने के बाद मुझे यह बंगला, रुपया, पैसा और यह शहर बुरा लगने लगा था। मैंने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि मैंने जो गलती की है, आप लोग चलकर मेरे पेरेंट्स को मना लें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। एक लेडी पुलिस ऑफिसर मेरे साथ गांव चली गई थी और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मना लिया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को इस बात पर बहुत खुशी हुई थी कि मैं ऐसे चोरों को पकड़वाकर अच्छा काम किया है। लेकिन इससे पहले लोग मुझसे बहुत नाराज़ हो रहे थे, क्योंकि मैं उनकी इज्जत को रौंद कर शहर गई थी। अब इस कहानी को 7 साल गुजर चुके हैं। मैं गांव में अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी गांव में काफ़ी बेइज्जती हो गई थी कि मैं अब शहर के लड़के के साथ भाग गई, इसलिए अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। मेरे भाग्य में जहाँ पर मेरी शादी होना होगी हो जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तरह से मैं रोहित पर भरोसा करके अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, इस तरह से आप लोग बिल्कुल भी ना करें और किसी भी अनजान इंसान पर भरोसा ना करें। उसके बारे में सारी जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।